नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी पर उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की स्थिति साफ हो गई है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में ओबीसी आरक्षण लागू हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस ने तेज कर दी है अपनी तैयारियां। दोनों ही दलों में दावेदारों को लेकर लंबी कतार है। प्रत्याशी चयन करना दोनों ही दलों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। महापौर पदों पर 100 से अधिक दावेदार हैं दोनों पार्टियों के पास। तो ऐसे में प्रत्याशी चयन एक बड़ी चुनौती दोनों पार्टियों के बीच बनी हुई है, क्योंकि ओबीसी के आरक्षण पर जिस तरीके से स्थिति साफ हो गई, एक अंतरिम सूची जारी की गई है। हालांकि 7 दिनों का वक्त है जिस पर लोग अपनी आपत्तियां नेता लगा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर उन्हें लगता है कि आरक्षण की जो स्थिति वहां पर स्पष्ट की गई वो गलत है, तो कुछ वहां पर आपत्तियां लगाई जाएंगी। लेकिन फिलहाल अब तैयारियां तेज हो गई हैं, क्योंकि सीटों पर चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी का चयन करना है वो एक बड़ी चुनौती इस वक्त दोनों पार्टियों के बीच बनी हुई है। तो उत्तराखंड में नगर निगम, निकाय और पंचायतों के चुनाव को लेकर आरक्षण की स्थिति साफ हो गई और ऐसे में अब दोनों ही दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन प्रत्याशी चयन करना दोनों ही दलों के लिए चुनौतीपूर्ण है। हालांकि प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और जिस पर पूरी तरीके से मंथन चल रहा है। विस्तार से समझते हैं। हमारे संवाददाता अरुण सनी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, आरक्षण की स्थिति साफ होगी, अब दोनों पार्टियों के पास जो चुनौती बताई जा रही है वो प्रत्याशी चयन को लेकर है। क्या कुछ तैयारियां हैं पार्टी की और कैसे प्रत्याशी चयन करेंगे? जी रवि, बिल्कुल। देखिए, निकाय चुनाव का रास्ता प्रदेश में साफ हो रहा है और ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर के चर्चा का अधिसूचना जारी होगी, ये तो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो है सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जो है वो चल रही है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां भी की जा रही है। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी है या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों के लिए प्रत्याशी चयन करना मुश्किल हो सकता है और चुनौती भरा भी रह सकता है, क्योंकि दोनों ही दलों के पास प्रत्याशियों को लेकर दावेदारों की लंबी कतार है और ऐसे में 100 से अधिक दावेदार दोनों ही दलों के पास है। तो ऐसे में प्रत्याशी का चयन करना बड़ी चुनौती जो है दोनों ही दलों के लिए हो सकती है। हालांकि अभी आरक्षण की जो है स्थिति को लागू कर दिया गया है, लेकिन आरक्षण को लेकर अभी आपत्तियां भी आएंगी, उनका निस्तारण भी होगा और उसके बाद कब तक अधिसूचना जारी होती है, क्या कुछ आपत्तियां आती है और आपत्तियों का निस्तारण किस तरह से होता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तमाम चीजें देखने वाली होंगी, लेकिन अगर पार्टी प्रत्याशी चयन की बात करें दोनों पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, लेकिन क्या ऐसा है कि कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा काफी बड़ा है, तो क्या ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं या फिर सिस्टम के तहत ही तमाम चीजें होंगी? जी रवि, बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों ही दलों में बराबर के दावेदार है। दोनों ही दलों में 100 से अधिक दावेदार है। भारतीय जनता पार्टी के सामने भी चुनौती है और कांग्रेस पार्टी के सामने भी चुनौती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसके बाद उस समय जब सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा था तो कहीं दूसरे दलों के नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने ये भी चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर को चुनती है या फिर जो अन्य दलों के कार्यकर्ता या नेता पार्टी में शामिल हुए थे उन पर भी भरोसा भारतीय जनता पार्टी जताती है। तो ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी और इन चुनौती से कैसे राजनीतिक दल निपटते हैं, तमाम चीजें जो है अभी आने वाले वक्त में स्पष्ट होंगी। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, सीएम धामी ने विजय दिवस की बधाइयां दी हैं। भारतीय सेना, भूतपूर्व सैनिकों और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम ने लिखा कि यह दिन भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को प्रदर्शित करता है। देश की रक्षा के लिए हमारे वीर सैनिक हमेशा तत्पर है। सैनिक हमेशा देश के लिए योगदान देते हैं, जिस पर पूरे देश को उन पर गर्व है। तो आज विजय दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बधाइयां दी हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को प्रदर्शित करता है और हमें अपने सैनिकों पर गर्व है। रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विजय दिवस पर सभी को बधाइयां दी हैं। उन्होंने सैनिकों, पूर्व सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों को याद करते हुए और उनका स्मरण किया है। जो शहीद सैनिक हुए हैं उनका भी स्मरण किया। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है भारतीय सेना पर। चलिए विस्तार में खबरों पे आगे बढ़ते हैं। रविवार को देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर समेत 5 प्रतीकों को लॉन्च किया गया है। इस दौरान शुभंकर मौली नए अंदाज में नजर आया। प्रदेश के 4 शहरों में बड़ी स्क्रीन पर लॉन्चिंग कार्यक्रम का प्रसारण भी हुआ। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा, खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से समेत खेल मंत्री रेखा आर्य मौजूद।
आज हमने 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो सुंदर लोगो लॉन्च किया है, वो उत्तराखंड के विविध रंगों को पूरे देश के समक्ष प्रदर्शित करता है। साथ ही आप सबने जो एंथम सुना होगा, वो न केवल हमारी एकजुटता को प्रदर्शित करता है, बल्कि खिलाड़ियों को, हमारे उदयमान सभी नौजवानों को और अधिक परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित करता है, उनको प्रोत्साहन के लिए आगे बढ़ने का आह्वान करता है। इतना ही नहीं, इस बार के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोनाल हमारे प्रदेश की जो विशिष्टता है, उस विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ ही हमारे युवा खिलाड़ियों को बड़े लक्ष्यों को सामने रखकर बेजोड़ मेहनत और परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित करता है। रंग बिरंगे पंखों वाला ये लोगो हमारे राज्य का मोनाल पक्षी है। इसी से प्रेरित है जो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के कोने कोने तक पहुंचाएगा। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर हमने इस बार के राष्ट्रीय खेलों की जो सुंदर मसाल प्रज्वलित की है, वो देश में एकता और सामूहिक प्रयास के प्रतीक के रूप में राज्य भर की यात्रा करेगी और समाज में खेल भावना और खेल संस्कृति को विकसित करने में सहायता मिलेगी। अभी पिछले दिनों हम यहाँ पर इन खेलों के आयोजन के लिए एक बड़ी बैठक हमने यहाँ पर की है, और उस दिन मैंने अपने राज्यवासियों से यह आह्वान किया है कि ये खेल केवल खिलाड़ियों का नहीं है, ये खेल केवल पदाधिकारियों का नहीं है, ये खेल हमारे राज्य के एक एक जनगण मन का खेल है। इसको हमको घर घर तक पहुंचाना होगा, और जो देश के हमारे 10,000 हमारे खिलाड़ी उत्तराखंड पधारेंगे, जिस दिन हमारे राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन होगा, उनको हम अपने उत्तराखंड पधारने पर उनका स्वागत करेंगे। जैसे हमारे त्योहार होते हैं, महोत्सव होते हैं, उस प्रकार का ये हमारा आयोजन है। इसके साथ ही आज हमने 38वें राष्ट्रीय खेलों की जर्सी भी लॉन्च की है, जिसे पहनकर सभी खिलाड़ी अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है, उसका अनुभव करेंगे। इन खेलों की टैगलाइन संकल्प से शिखर तक, जो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होकर मेहनत और संघर्ष और परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। संकल्प से ही हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कोई संकल्प लेते हैं तो संकल्प की शक्ति इतनी अधिक होती है, संकल्प इतना हमको कठोर बना देता है, हमको अंदर से इतनी मजबूती प्रदान कर देता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा मानना है, हमारा संकल्प, जो मैं हमेशा कहता हूं, हमारा संकल्प विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए। यानी कि जब हम कोई संकल्प लें तो उस संकल्प में कोई विकल्प न हो। जब संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है तो ये तय मानिए, मैं अपने खिलाड़ी भाइयों से कहना चाहता हूं कि संकल्प अवश्य ही हमारा सिद्ध होता है, संकल्प हमारा पूरा होता है। और जब भी हम संकल्प में कोई विकल्प लाते हैं तो भाइयों बहनों, संकल्प हमारा टूट जाता है, रास्ते हमारे भटक जाते हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है, सपने हमारे रूठ जाते हैं। इसलिए संकल्प में विकल्प न लाना ही संकल्प की सिद्धि होना है, संकल्प का पूरा होना है। इसीलिए हमारी सरकार भी अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमारा प्रदेश 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के हेतु पूर्ण रूप से तैयार है। हम लगातार इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। लगातार मैं भी स्वयं और खेल मंत्री जी भी लगातार, और हमारे सभी प्रतिनिधिगण, हमारे खेल संघों के लोग, हमारे सरकारी विभागों के लोग, सारे विभाग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये खेलों का आयोजन
ये केवल किसी एक विभाग का नहीं है, ये हमारे संपूर्ण उत्तराखंड का है, जिसमें हम सब आने वाले लोगों का आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इस आयोजन के लिए हमारी सरकार ने अवस्थापना सुविधाओं में लगभग 500 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया है। राज्यों में कई नए खेल मैदानों का निर्माण करने के साथ ही पहले से बने हुए स्टेडियम और स्विमिंग पूलों का बृहद स्तर पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जहां भी जैसी जरूरत है, आप स्वयं देख रहे होंगे, लंबे समय से जो इस परिसर के अंदर आज ये आयोजन हो रहा है, ये लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने हमारा ये मार्ग प्रशस्त किया है, जहां पर आज ये बहुत सुंदर आयोजन आप सबके सामने हुआ है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण करने के साथ ही शूटिंग रेंज को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, जिसके लिए तमाम तैयारियां तेज हो गई हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने जा रहे हैं, मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, किस रूप में देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा मौका है हमारे राज्य के लिए। यहाँ पर राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं और सारे देश से यहाँ पर जो खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। 32 खेल यहाँ पर हमारे मेडल में होने हैं, 4 खेल उसमें डेमोन्स्ट्रेशन मैच में होने हैं। तो बहुत अच्छा अवसर है हमारे उत्तराखंड पे, अपने राज्य के खिलाड़ियों को भी इसमें बहुत लाभ मिलेगा। भाई साहब, क्या लग रहा है जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको उत्तराखंड के लिहाज से कितना अच्छा ये मौका मिलने जा रहा है? 38वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं उत्तराखंड। बहुत अच्छा मौका है हमारे खिलाड़ियों के लिए। एक तो गवर्नमेंट ने मेडल लाओ नौकरी पाओ है और नगद इनाम की जो राशि है वो भी दुगनी कर दी है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है राष्ट्रीय खेलों में। हमारे खिलाड़ी अगर भाग लेंगे तो कम से कम पूरी इंडिया में उनका नाम होगा और अपने आप को सक्षम रहेंगे। जय उत्तराखंड। बिल्कुल कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में खेल महाकुंभ में खिलाड़ी पहुंचेंगे अलग अलग राज्यों से। किस रूप में आप देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये उत्तराखंड में पहली बार पूरे देश का सबसे बड़ा इवेंट खेल राष्ट्रमंडल खेल होने जा रहा है, जो कि उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं मानता हूँ इससे उत्तराखंड में बहुत बड़ा एक्सपोजर स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट होने जा रहा है और उत्तराखंड के आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ ये स्टार्टिंग हो रही है, जिससे कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड में, हमारे प्रदेश में जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, वो आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करेगी। राज्य सरकार का किस तरह से आप देखते भी हैं रोल अदा किस तरह से कर रही है राज्य सरकार? मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये प्लेटफॉर्म हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म उत्तराखंड के बच्चों को इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जिससे कि आने वाले 2026 ओलंपिक गेम्स के लिए 100% यहाँ से कुछ ना कुछ बाहर का टैलेंट आगे जाके बढ़ेगा और हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा। बिल्कुल, थैंक यू। भाई साहब से जान लेते हैं। भाई साहब, राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं उत्तराखंड में, किस रूप में देख रहे हैं उत्तराखंड सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम को? ये बहुत बढ़िया बात है। ये एक एक्सपोजर है उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के लिए, और हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होने से जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं उन्हें विश्व के पटल पे आने का मौका मिलेगा और हम अच्छा करेंगे। सरकार अच्छी तैयारी कर रही है। हमारे जो सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, उन्होंने इसमें भरपूर ध्यान दिया है और इसमें हमारे ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम अच्छे संख्या में पदक लाएंगे। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं भी है, चाक चौबंद कर ली गई है ताकि 38वें राष्ट्रीय खेल जब यहाँ पर खिलाड़ियाँ पहुंचे तो उनको बेहतर व्यवस्थाएं मिले, बेहतर सुविधाएं मिले। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है और उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, जिसके लिए तमाम तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में आज से कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक नेशनल गेम्स होने हैं और इसके लिहाज से उत्तराखंड को मेजबानी करने का मौका मिला है। आप देख सकते हैं कि स्टेज पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पीटी उषा, साथ ही खेल मंत्री रेखा आर्या और तमाम जो विधायक मंत्री हैं वो भी स्टेज पर मौजूद हैं और आज इसका शुभारंभ कर रहे हैं, जहां पर देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में
युवा भी पहुंचे हुए हैं जो कि इस खेल में शिरकत भी करेंगे। अलग पारंपरिक तरीके से वेशभूषा में जो लोग हैं वो भी सजे हुए नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ पर कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे। और इसी के दौरान आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं आज इस कार्यक्रम में के साक्षी बनने के लिए। और आज यहाँ पर लोगों भी जो है वो उसका भी अनावरण किया जाएगा। और साथ ही 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में होने जा रहे हैं बड़ी तादाद में, इस दौरान अलग अलग जिलों से या फिर कह सकते हैं अलग अलग राज्यों से सभी जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, अलग अलग कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट भी करेंगे, खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके लिए तमाम योजनाएं तैयार की जा रही हैं, तमाम जो कार्य हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। और कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल और खेल मंत्री रेखा आर्या की ये पहल है, जब उत्तराखंड को ये मेजबानी करने का मौका भी मिला है और बड़ी संख्या में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, वो यहाँ पर आकर के अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और इसी के साथ ही देखिए खेल विभाग में भी बड़ी चीज़ें, बड़ी उपलब्धियाँ हासिल कर सकेंगे, उसके लिए खेल महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। देहरादून से हॉर्नबिल टीवी के लिए विशाल गर्ग। देहरादून में विजय दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्होंने विजय दिवस पर श्रद्धांजलि दी और विजय दिवस की सभी को बधाई भी दी है। तो आपको बता दें कि सीएम धामी ने विजय दिवस पर श्रद्धांजलि सभा में प्रतिभाग किया है। सीएम धामी ने सैनिकों की वीरता और पराक्रम को नमन किया। 16 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में देश भर में आज मनाया जा रहा है और ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं और उनके साथ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी वहां पर मौजूद रहे। सीएम धामी ने अपने एक्स पर भी लिखा है कि 16 दिसंबर 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। इस दिन पाकिस्तान ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। यह दिन भारतीय सेना के अद्वितीय साहस, वीरता और संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस युद्ध में अभूतपूर्व रणनीतियों और वीरता का परिचय दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट नगर में जगह जगह पेयजल लाइन के लीकेज होने से पेयजल की किल्लत बढ़ गई है, जिस वजह से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लीकेज को लेकर जल संस्थान के अधिकारी गंभीर नजर नहीं आते। जल संस्थान की इस कार्यप्रणाली पर पालिका के निवर्तमान सभासद राजकिशोर शाह और दीपक शाह ने नाराजगी जताते हुए जल संस्थान के अधिकारियों से लीकेज को ठीक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोहाघाट नगर के हथरंगिया रायचक्की के पास कई दिनों से पेयजल लाइन लीकेज हो रही है। इसके अलावा फोर्ती पेयजल योजना का मुख्य पाइप कई दिनों से लीक हो रहा है, जिस वजह से हजारों लीटर पानी रोज बर्बाद होता है, जिसके चलते नगर में पेयजल की किल्लत बढ़ गई और लोग पेयजल के लिए परेशान हैं। बहुत ज्वलंत मुद्दा है हमारा लोहाघाट नगर के लिए, क्योंकि ये जगह जगह हमारे पाइप फटे हुए हैं। जो मेन अभी हमारा है वो हथरंगिया के पास फटा है, मंदिर के पास। वहाँ पर लोगों का ये कहना है कि हमारे यहाँ जो ये पानी रोड में लीकेज हो रहा है, ये सब हमारी दुकानों में आ रहा है। वहाँ पर जितने भी दुकानदार भाई हैं हमारे, वो परेशान हैं। और जो रास्तों में पानी लीक हो रहा है तो इससे घरों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, लोग परेशान है। खुद मेरे बजरंगबली वार्ड में आज 7 दिन हो गए, प्रकाश चंद्र जोशी जी का है और उनके मकान में हमारे लक्ष्मण सिंह जी किराए में रहते हैं। उनका कहना है कि हमारे यहाँ 7 दिन से पानी नहीं आया है। और मैं तभी आज आपके पास आया हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता की समस्याओं का समाधान हो। लोहाघाट ब्लॉक का ढूंगाबोरा गांव सड़क सुविधा न होने की वजह से परेशानियां झेल रहा है। रविवार को गांव की एक महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिससे गांव में सड़क न होने की वजह से ग्रामीणों ने डोली के सहारे इलाज के लिए लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया। ग्रामीणों का कहना है कि ढूंगाबोरा आज तक सड़क सुविधा से महरूम है। कभी बीमार तो कभी गर्भवती महिलाओं को डोली के सहारे इसी तरह सड़क तक लाना पड़ता है। लंबे समय से ग्रामीण सरकार से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। वहीं डॉक्टर कोटियाल का कहना है कि सड़क न होने से क्षेत्र से लगातार पलायन हो रहा है। 30 से 35 परिवार ही अब इस गांव में बचे। अगर जल्द सड़क नहीं बनी तो बच्चे कुछ परिवार भी पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 30 से 35 परिवार निवास करते हैं
आज़ादी के 76-77 साल के बाद भी अभी भी इस गांव के लोग डोली से मरीजों को बोकते हैं। यहाँ पे कोई दुर्घटना होगी तो 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई से डोली से लोगों को रोड तक पहुँचाते हैं। उसके बाद करीब 20 से 25 किलोमीटर दूरी तय करके लोहाघाट CHC में पहुँचते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इस ज़माने में भी अभी भी डोलियों में रोगियों को या वृद्धों को या कहें कि सामान लाना ले जाना बड़ी ही कठिनाई है उस गांव के लोगों के लिए। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल TV। इजाजत दीजिए, नमस्कार।